जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अब एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो। सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। जय संविधान। इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं? आज किस्से कई हैं, इन किस्सों में तंज है, गुस्सा है, शोर भी है, माइक के बंद होने के पीछे की सफाई है, क्योंकि आरोप उसी शक्ल में एक एक कर फिर से जमीन पर उतरे हैं। कुछ तस्वीरें हैं जिन पर नियम है। सदन में आज चुनौती भी गूंजी है गुजरात हराने की। संसद में आज के शो में खास है नाराजगी की कुछ कहानियां, कुछ बयान, कई आरोप। आज शाह ने ट्यूशन की सलाह भी दी है। वैसे शिवराज ने सबूत मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष के नेता को सीरियसली लेना चाहिए। क्या हुआ है ये सारी कहानी बताने के लिए मैं निखिल हाजिर हूं आपके सामने, आपका अपना शो लेकर संसद में आज। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। अध्यक्ष ओम बिरला ने T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने पर सदन की ओर से भारतीय टीम को बधाई दी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। सुबह 11:11 का वक्त था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। कुछ वक्त बीता और ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करा दी। इसी दौरान संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट को लेकर कहा कि पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है, 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। ठीक, तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। सर प्रेसिडेंट तो जो अध्यक्ष बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर पार्लियामेंट से
माननीय फिर सभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ, at least allow sir LOP to conclude sir. नो, कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है, और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। लेकिन यहाँ तक बात इतनी खामोशी के साथ भी नहीं पहुंची थी। सदन चश्मदीद बना आरोपों का, इन आरोपों पर सफाई का मुद्दा था। माइक बंद करने का भी, और ओम बिरला नाराजगी जता रहे थे। उनका कहना था कि आसन पर बैठे व्यक्ति के पास कंट्रोल नहीं होता। उन्होंने विपक्षी दलों की ओर देखते हुए एक नाम लिया। वो गुस्से में थे, पूछ रहे थे कि आपके पास माइक का कंट्रोल रहता है क्या। विपक्ष की ओर से भी आवाज़ तेज हो रही थी, लेकिन नो कहते हुए हंगामे का रुख बदल दिया गया। माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। चूंकि ये बहस सदन में दस्तावेजों को पटल पर रखे जाने के बीच हुई थी, तो फिर हंगामा खत्म होते ही इस प्रक्रिया को पूरा भी किया गया। सुबह के 11:25 का वक्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा आगे बढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के कामों की तारीफ के बीच अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को भी खूब घेरा। इस दौरान राहुल गांधी राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया पर जवाब देने के लिए उठे। सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से आवाज कुछ ऊंची हुई थी। एक तस्वीर आई जिसमें विपक्षी दलों के कई सदस्य सदन से बाहर जाते हुए भी दिखाई दिए। यह जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। यह जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में
मोदी सरकार के कामकाज गिनाते अनुराग ठाकुर पर सदन में डीएमके सांसद दयानिधि मारन लगातार कमेंट्स कर रहे थे। इससे नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुराग ठाकुर को रोकते हुए कहा कि इनकी तो आदत पड़ गई है। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने सनातन पर बात क्यों शुरू कर दी, अब आप सुनिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से इनको। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण उस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एड्स HIV के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि सनातन रहेगा, यही बोला ना। आपको आपत्ति है सनातन रहने पे? चलिए। अध्यक्ष जी, हम सबके जीवन में जो 500 साल तक हमारी पूर्व की पीढ़ियों के जीवन में भी जो समय नहीं आया, हम सौभाग्यशाली, हम कोविड से भी बच गए, और जो 500 साल में किसी को अवसर नहीं मिला, वो हमारी आंखों के सामने भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। अध्यक्ष जी, मुझे इसी बात की पीड़ा है, ये सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, जड़ से मिटाने की बात करते हैं, और राम मंदिर के प्रसारण पर रोक भी किसी सरकार ने लगाई, तो किस सरकार ने लगाई? क्यों लगाई है? क्यों लगाई थी रोक को? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा हमें। क्यों राम का विरोध करते हैं? अरे कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्रसारण पर रोक लगाई। विपक्षी दलों की ओर से हो रही नारेबाजी के बीच अनुराग ठाकुर की बात पंडित नेहरू तक जा पहुंची। हमने बौद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर दा लांगा भी खुलवाया, जो कोई नहीं करवा पाया। पंडित नेहरू की गलती थी, जिन्होंने आजादी के समय, पार्टीशन के समय करतारपुर का हमारा गुरुद्वारा भी उस तरफ छोड़ दिया। दूरबीन लगाकर दर्शन करते थे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बधाई देते हुए तंज भी कस दिया। एक अनुराग बोले कि ये मजा लेते थे, अब हाजिरी होनी जरूरी है। इनका दर्द नजर आ रहा है। 3 बार प्रयास करने के बाद भी जो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, 99 पर ही रुक गया। वो तो यही कहते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तीसरी बार भी विपक्ष में आकर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s, ये नर्वस 90s में आकर इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे, लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50%, माननीय अध्यक्ष जी,
जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, ओह आज भी नहीं अध्यक्ष जी, क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क। अध्यक्ष जी, अगली बारी थी नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की। वो अपना वक्तव्य रखने लगी, बात नारी सशक्तिकरण तक पहुंची। बांसुरी स्वराज ने सुषमा स्वराज का नाम लिया। कैमरा हरसिमरत कौर पर जा क्यों ठहरा, अब ये सुनिए आप। महिलाओं का लेकिन वास्तविक और असली सशक्तिकरण तब होता है जब वो नीति निर्माण में हिस्सा बनती है। अध्यक्ष जी, यहाँ पे कई सदस्य हैं, यहाँ पे आदरणीय हरसिमरत कौर जी भी बैठी हैं, वो तो स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि 16वीं लोकसभा में तब की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के वक्त एक इच्छा प्रकट करी थी 33% महिला आरक्षण के लिए, ताकि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। अध्यक्ष जी, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 17वीं लोकसभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर दिया। अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज की दी हुई ये आंखें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू होते इस सदन में देखेंगी और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी। कैमरा हरसिमरत पर इसलिए पहुंचा था क्योंकि बांसुरी ने उनका जिक्र किया था। जिक्र मां का भी किया। मां के जिक्र से पहले ही उनके अंदाज को लेकर सदन में एक हल्की सी बात हमारे हेडफोन्स तक आई। कहा जा रहा था, सुषमा जी बोल रही हैं, जब हम देश की अर्थव्यवस्था की गाथा गाते हैं तो वो रेड़ी पटरी वालों के बिना अधूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्वनिधि के तहत 70 लाख से ज्यादा रेड़ी पटरी वाले यानी स्ट्रीट वेंडर्स को 11,000 करोड़ का ऋण बिना गारंटी के मुहैया करवाया है। अध्यक्ष जी, जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी। तो फिर 1:06 हुए। बांसुरी स्वराज की बात पूरी हुई। सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए उठ खड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने मौजूद थे। राहुल ने बोलना शुरू किया और सत्ता पक्ष नारे लगाने लगा। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर फॉर द अपॉर्चुनिटी जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। Speaker sir, for the last 10 years, there has been a systematic attack on the Constitution, on the idea of India,
and on anybody who opposed आप पर उल्टा आएगा, कोई बात नहीं, कल उल्टा आएगा आप पर। There has been, just warming up right now. अभी वार्म अप हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी बात एक तस्वीर दिखाकर शुरू करना चाहता हूं, हम जिनकी शरण में हैं। इस तस्वीर को लेकर सदन में क्या हुआ आप सुन लीजिए। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर जी। सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition. I know that, and I'm happy and proud to be in the opposition, because for us there is more than power. There is truth. For you there is only power. That is the only place you want to be. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। बात प्रधानमंत्री के उस बयान की भी हुई जिसमें उन्होंने राहुल का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने क्या कहा आप सुन लीजिए। द प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स, हु हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, हैज ए डायरेक्ट, स्पीक्स डायरेक्टली टू गॉड. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. राहुल गांधी ने सदन में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सत्ता पक्ष उठकर विरोध करने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठकर खड़े होना पड़ा। वो नाराज थे, कह रहे थे कि ये विषय गंभीर है।
मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then Prime Minister will speak. This will happen. If you are doing this, it will repeat again. भाई ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का तरीका आना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के तरीके पर नाराजगी जताई। अब अमित शाह ने मोर्चा संभाला। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू
सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। नाराजगी की टाइमलाइन एक वक्त को थमी भी, लेकिन महज कुछ ही देर के लिए। राहुल गांधी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाया। इस पर नाराज गृह मंत्री अमित शाह ने ट्यूशन लेने तक की बात कह दी राहुल से। कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान, मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही किताब राम बताएं। भगवान की जन्मभूमि ने, अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले। नो, सब चले। नो, आपने बताया था नियम। नो, माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए सर, ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो, प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के, प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का, वो बोला जाता है।
और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। कुछ वक्त बीता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान जैसे ही कहा, विपक्ष की आवाज तेज हो गई। अगर आप ये उचित मानते हैं क्या स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बाद अग्निवीर का विषय आया। अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना जिसके तहत अग्निवीर बनते हैं, उसे लेकर राहुल गांधी ने किस्सा सुनाया। इस किस्से के तथ्यों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाए। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। स्पीकर साहब, देखिए
स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को फिर चुनौती दी। ये चुनौती गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर थी। क्या कुछ कहा गया, अब आप सुनिए। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। सदन में अब किसानों को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जा रहे थे। किसान आंदोलन को याद किया गया। इसे लेकर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा कि अमित शाह ने नाराजगी जताई। ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों को समझाया। फिर बात शुरू हुई, एमएसपी की चर्चा हुई। राहुल गांधी ने क्या दावा किया, अब आप सुनिए। स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष। अब बारी राज्यसभा की। उच्च सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदस्यों ने अपना वक्तव्य रखा। इस दौरान खड़गे ने अलग अलग विषयों पर सत्ता पक्ष को घेरा। सर, यहां तक भी उन्होंने कहा पीएम ने पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन को गाली देते हुए लड़ा, सही नाम लेने में भी नफरत दिखाई। अब आपकी गठबंधन की सरकार बनी है तो बताइए आपको हम क्या बोलना चाहिए? सर, प्रधानमंत्री जी ने ढेरों चुनावी सभाओं में कहा कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की पिक्चर कैसी होने वाली है इसका पिछले 1 महीने से अंदाजा लगा है। नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, CSIR नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक,
3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी। बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे। टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई और उसके ताजा मामलों में नीट, यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है। उसके माँ बाप परेशान है और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। आज पेपर हुआ, कल रद्द हो गया, तो कितने बार पढ़ना, कितने बार लिखना, कैसा? आप बताइए। इसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता। अब जब हम उठाते हैं सवाल तब ये कहते हैं कि ये विरोधी पार्टियों को सिर्फ हंगामा करना है, सत्ता वहाँ बैठे यहाँ, ये कहते हैं। अरे भाई दुरुस्त करो, आपको कौन रोका है? आप तो हर चीज को क्लेम करते हो, लेकिन पेपर लीक का जो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है वो नहीं कर सकते। खड़गे के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब आया, अब आप ये सुनिए। एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए। और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इट इज ऑलरेडी एक्सपंज्ड। दोनों सदनों में क्या कुछ हो रहा है, दी ललन टॉप लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आज का शो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। आपके लिए शो लिखा है हमारे साथी हिमांशु तिवारी ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।